काफ़ी आसान प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और आप बताइए कि आपका आंसर, मूल्यांकन कीजिए अपने स्वयं देख के। 4 ऑप्शन है, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, सूरत। आप बताइए कौन सा आपका ऑप्शन लग रहा है, अपने मन में ही कैलकुलेशन करते जाइए। तो अब मैं इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। देखिए राइट आंसर है जयपुर। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। अब कुछ पॉइंट्स देखिए, हवा महल के बारे में कुछ जानिए। देखिए हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। देखिए राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। एक आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है, राजस्थान की राजधानी कौन सी? तो जयपुर है। तो हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजश्री महल है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, इसी में क्या है, इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया था। देखिए ये हवा महल कब बनाया गया? 1799 में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया। और इसकी डिजाइन राजमुकुट की तरह है। और डिजाइन तैयार किसने की? लालचंद उस्ता द्वारा इसकी डिजाइन जो है तैयार की गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स हैं, याद रखिएगा, दिमाग में एक जगह नोट भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए इसका, इसकी अद्वितीय 5 मंजिला इमारत बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देती है, जिसमें 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें झरोखा कहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स आपके सम्मुख हमने डिस्कस करें, जिसमें देखा जाए तो 1-2 प्रश्न आपको अलग से भी मिल जाएंगे। जैसे कि राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर है। और हवा महल कहाँ पे है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। कब बनाया गया हवा महल? 1799 में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? महाराजा सवाई मानसिंह के द्वारा बनाया गया। इसकी डिजाइन हवा महल की किसने तैयार की थी? तो लालचंद उस्ता द्वारा तैयार की गई थी। और इसकी बाहर से देखने पे ये कैसा दिखता है? तो 5 मंजिला है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देता है। इसमें 953 खिड़कियां हैं खूबसूरत, जिनकी डिजाइन है, और इस डिजाइन को झरोका कहते हैं। तो उम्मीद है प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फटाफट। देखिए प्रश्न आया आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न को एक बार ज़रा ध्यान से पढ़ा कीजिए, फिर उसके ऑप्शन भी ज़रा ध्यान से देखा कीजिए, फिर उसके बाद अपने मन में कैलकुलेशन कीजिएगा कि कौन सा प्रश्न आपका, इस प्रश्न में कौन सा आपका उत्तर सही हो रहा है। उसके बाद मेरे उत्तर को भी देखिए, मिलाइए, फिर उसके बाद पॉइंट्स भी देखिए, और इस तरह से पढ़िए कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल 1-2 बार वीडियो आप देख लेंगे तो आप स्वयं ही ये रट लेंगे। तो प्रश्न है हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? एक बार फिर से प्रश्न पढ़िए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जगदीश चंद्र शुक्ल, जगदीश चंद्र बसु, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जगदीश चंद्र बसु, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कुछ पॉइंट्स देखेंगे इस पे। देखिए लेखक हैं इस किताब के पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भाषा जो है इंग्लिश में लिखी गई थी, बाद में काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया गया है। और विषय इसका था भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारत की राजनीति, धर्म, विचार, इसमें जो है ये सब इसके टॉपिक्स हैं। और प्रकाशक, कौन से प्रकाशक द्वारा ये प्रकाशित किया गया? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा जो है इसे प्रकाशित किया गया। प्रकाशन तिथि थी इसकी 1946, 1946 इसकी प्रकाशन तिथि थी। और मीडिया प्रकार पृष्ठ हैं इसमें, इस पूरी किताब में कितने पन्ने हैं? तो 584 पन्नों की ये बुक है। तो ये सब यहाँ पे इसका डेटा दिया गया है।
तो उम्मीद है प्रश्न क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न आया आपकी स्क्रीन पे, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। 1941 में, 1940 में, 1942 में, 1943 में। तो राइट आंसर चेक कीजिए। राइट आंसर है 1942 में, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, 1942 में ये शुरू हुआ। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था के समय आरंभ हुआ था। कब, 8 अगस्त 1942 को ये आरंभ हुआ था। तो अगर डेट पूछी जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ, तो ये 1942 में 8 अगस्त के दिन, कितने, 8 अगस्त के दिन, 8 अगस्त के दिन ये स्टार्ट हुआ। 8 अगस्त 1942 इसकी डेट है। और इसका लक्ष्य था भारत छोड़ो आंदोलन का, भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना, ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकना, ये इसका लक्ष्य था। देखिए यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन से शुरू किया गया था। अगर पूछे कौन से अधिवेशन से, तो मुंबई अधिवेशन से ये आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो देखे। अगला प्रश्न देखिए फटाफट। देखिए मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। देखिए 4 ऑप्शन है हमारी स्क्रीन पे, 23 जोड़े या 46, 23 जोड़े या टोटल संख्या 46, या 22 जोड़े या टोटल संख्या 44, या 20 जोड़े टोटल संख्या 40, या 24 जोड़े टोटल संख्या 48। ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है ये जोड़े में गिने जाते हैं, लेकिन अगर इन्हें हम सिंगल काउंट करेंगे तो संख्या डबल हो जाएगी। जैसे कि 24 का 48, 20 का 40, 22 का 44, 23 का 46। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये एक तरह से अगर आधा करोगे तो ये आपको दिख जाएगा, अथवा में है अलग और यहाँ पे अलग है, यहाँ पेयर्स में है या बगैर पेयर्स में है। ठीक है ना, इतनी बात आप ऑप्शंस में समझ लीजिए। अब राइट आंसर हम लोग देखेंगे, तो राइट आंसर हमारा ए है, यानी कि 23 जोड़े मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं, यानी कि इनकी टोटल संख्या 46 होती है। ठीक, कुछ पॉइंट्स देखिए। अब देखिए मनुष्य शरीर, जो मानव का शरीर है, हमारा शरीर सेल से बना हुआ है। अगर कहीं ऑप्शन प्रश्न आपसे पूछा जाए मानव शरीर किससे बना है, तो ये हमारा शरीर सेल्स से बना हुआ है। सेल्स मतलब कोशिकाओं से बना हुआ है। और इन कोशिकाओं यानी कि इन सेल्स में क्या पाया जाता है, इन सेल्स में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इन सेल्स में क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर। और एक सामान्य अगर मनुष्य है तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है ना, एक सामान्य मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होंगे। गुणसूत्रों में मानव के आनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है। देखिए क्रोमोसोम्स जो हैं, जो जेनेटिक्स मटेरियल रहता है, उनका वाहक माना जाता है, यानी कि उसे कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को। ये जो है इन्फॉर्मेशन को ले जाता है। इन्फॉर्मेशन मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि आनुवांशिक गुणों को ये वाहक है, यानी कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफॉर्म करता है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है ना, तो ये गुणसूत्र जो है इनकी संख्या 46 होती है, यानी कि 23 पेयर होते हैं। अगर किसी में संख्या घटती बढ़ती है तो ये डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है, यानी कि तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा ये। और वो जो है उसमें कुछ लक्षण जो है विपरीत दिखाई देंगे। तो 46 नॉर्मल में होता है, 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। देखिए प्रश्न है हमारा, भारत का प्रक्षेपण केंद्र चांदीपुर किस राज्य में स्थित है। भारत का प्रक्षेपण केंद्र चांदीपुर किस राज्य में स्थित है। अब चांदीपुर के बारे में बताना है। चांदीपुर सभी जानते हैं, अधिकतर लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो अब इस प्रश्न के माध्यम से जान जाएंगे कहाँ पे स्थित है।
उड़ीसा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में या आंध्र प्रदेश में? तो राइट आंसर है हमारा उड़ीसा में। देखिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। भारत का प्रक्षेपण केंद्र चांदीपुर उड़ीसा में स्थित है। देखिए चांदीपुर, जिसे कि चांदी ऑन सी, चांदीपुर ऑन सी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे है? देखिए बंगाल की खाड़ी के तट पे बसा हुआ है और ये बालासोर जिला पड़ता है उड़ीसा के अंदर। बालासोर उड़ीसा से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। यहाँ से देखिए काफ़ी सारी मिसाइल्स, हमारी ब्रह्मोस हुई, अग्नि हुई, काफ़ी सारी मिसाइल्स का प्रक्षेपण भी होता है। ठीक है ना। तो ये चांदीपुर जो है, चांदीपुर ऑन सी, ये बंगाल की खाड़ी के तट पर बसा हुआ है, जो कि बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा में है। ठीक है। प्रश्न आया कि भारत का प्रक्षेपण केंद्र चांदीपुर किस राज्य में है, तो आपको उड़ीसा लगाना है। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? 4 ऑप्शन है, बरेली में, करनाल में, अवादी में या भद्रावती में? तो राइट आंसर है अवादी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, अवादी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? तो अवादी में। सी ऑप्शन करेक्ट है। और बात करें अवादी की, तो अवादी कहाँ पे है? ये अवादी है आपकी तमिलनाडु में। अब अवादी कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है आपका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? 4 ऑप्शन है, सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। तो राइट आंसर है सरदार भगत सिंह ने। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, देखिए कुछ अब इस पे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ है क्रांति की जय हो। इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ है क्रांति की जय हो। इस नारे को सरदार भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली में 8 अप्रैल 1929 को बुलंद किया था। ठीक है ना। तो ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, तो दिल्ली में 8 अप्रैल 1929 को तो इस नारे को बुलंद किया गया था, जिससे कि क्रांतिकारियों में जोश आए, थोड़ा जुनून आए, जिससे कि जो है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जम के मुकाबला किया जा सके। तो इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ है क्रांति की जय हो। इस नारे को सरदार भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों द्वारा दिल्ली में 8 अप्रैल 1929 को दिया गया। ठीक है। तो डेट आपको याद रखनी है, डेट याद रखनी है और किसके द्वारा दिया गया ये याद रखना है। ठीक है। तो बस अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। देखिए प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला स्थान देखना है, चेरापूंजी, लेह, बीकानेर या मथुरा? तो राइट आंसर है लेह। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बात करें लेह की, तो देखिए ये लेह आपका ये है भारत के नक्शे में, यहाँ पे लेह है दिया हुआ है और ये इतना डायग्राम विकिपीडिया से उठाया है मैंने आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए वहाँ विकिपीडिया दिया है। यहाँ जनसंख्या इसकी दिखाई गई है वहाँ पे 2011 के अनुसार 30,870 आधिकारिक भाषा लद्दाखी हैं। क्षेत्रफल ऊंचाई इसकी 3524 मीटर है। ठीक है ना। 11,562 फीट। तो ये और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है leh.nic.in। ठीक है। तो ये बात हुई लेह की, लेकिन हमारा प्रश्न था सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लेह में। ये आपको याद रखना है। बाकी ये कुछ पॉइंट्स आपकी थोड़ी नॉलेज के लिए ये मैंने यहाँ पे डालना उचित समझा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए रामागुंडम किस उद्योग के लिए जाना जाता है? चाय, कॉफ़ी, चीनी, दाल? राइट आंसर है चीनी। देखिए रामागुंडम जाना जाता है चीनी के लिए। यहाँ पर चीनी की पैदावार, चीनी के उद्योग यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं।
तो यहाँ चीनी का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। तो आपको याद रखना है रामागुंडम चीनी के लिए, चीनी उद्योग के लिए जाना जाता है, चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चीनी उद्योग यहाँ पे बहुत है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य हमें बताना है जनसंख्या की दृष्टि। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या नागालैंड। तो राइट आंसर है हमारा सिक्किम, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम है। कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर देंगे इसमें। देखिए, भारत में सभी राज्यों में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। और सिक्किम की कुल जनसंख्या की बात करें तो 6,07,688 इसकी संख्या है। और सिक्किम का क्षेत्रफल की बात करें तो 3702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। देखिए, प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? 4 ऑप्शन है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, यमुना। राइट आंसर देखेंगे और राइट आंसर आपका ये रहा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पे स्थित है, कृष्णा नदी पे बना हुआ है। देखिए, अलमाटी बांध को ही लाल बहादुर शास्त्री बांध के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अलमाटी बांध को लाल बहादुर शास्त्री बांध के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर आपको कोई पूछे लाल बहादुर शास्त्री बांध कौन सा है, तो अलमाटी बांध लाल बहादुर शास्त्री बांध के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो अलमाटी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। ये परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है ना, 2005 में वर्किंग में आ गया था। तो कृष्णा नदी पे ये बना हुआ है। और कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। ठीक, 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अलमाटी बांध कहाँ पे बना है? कृष्णा नदी पे बना है। किस राज्य में है? कर्नाटक में है। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। कब बना? 2005 में बना। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न आया आपकी स्क्रीन पे, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? दमन एवं दीव में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, या पुडुचेरी में, या उपयुक्तों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अंडमान एवं निकोबार में, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान एवं निकोबार में। अब कुछ देखिए पॉइंट्स इसके। देखिए, बैरन द्वीप जो है अंडमान द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप है। ये भारत में ही नहीं अपितु दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए, बैरन द्वीप जो है यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी है, जो पूरे की भारत ही नहीं और दक्षिण एशिया में भी एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी रहता है। बैरन द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, देखिए अंडमान की राजधानी है जिसे कि बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर, से लगभग 138 किलोमीटर की दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ आपको एक चीज़ ये भी आपको पता लगी कि अंडमान एवं निकोबार की राजधानी कौन सी है, तो उनकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट्स ये भी याद रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो ये है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और पोर्ट ब्लेयर से कितनी दूर है बैरन द्वीप? 138 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ठीक, तो उम्मीद है आपको कुछ इससे जानकारी मिली होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न है, झारखंड में कौन सी जनजातियों का बाहुल है? झारखंड में कौन सी जनजातियों का बाहुल है? भोटिया, जौनसारी, राजी, संथाल। तो राइट आंसर है हमारा संथाल, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। प्रश्न आया जनजाति से संबंधित झारखंड में कौन सी जनजातियों का बाहुल है? तो भोटिया, जौनसारी, राजी, संथाल में से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, संथाल हमारा राइट आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
देखिए प्रश्न है आपका, ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। देखिए ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, 1676 mm, 1000 mm, 1600 mm या 1776 mm। तो राइट आंसर आपका है 1676 mm। देखिए ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई होती है 1676 mm। अब आप कहेंगे ब्रॉड गेज होता क्या है। देखिए ये हमारी पटरी है, ये आपको दिख रहा है, ये पटरी है, ये पटरी की कटिंग आपको दिख रही है। तो ये जो रेल की लाइन होती है, ये आपकी रेल की लाइन का एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। तो बीच का जो एरिया रहता है यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, तो जो एरिया रहता है ये जो है गेज कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये आपका गेज कहलाता है। ये आपका एक लाइन का ये सिरा हुआ और एक लाइन का ये सिरा हुआ। ये आपको पटरी दिख रही है, पटरी की एक कट है और बीच का जो एरिया गेज कहलाता है। तो ये हमारा देश में 1676 mm की पटरी की बीच का गैप होता है, जिसे कि हम बड़ी लाइन बोलते हैं। बड़ी लाइन की जो चौड़ाई है वो 1676 mm होती है। पहले छोटी लाइन भी हुआ करती थी, जो थोड़ी छोटा उनका गैप रहता था, इसलिए छोटी लाइन बोलते थे। लेकिन आजकल 1676 mm की हो रही है, जिसके जो है बड़ी लाइन बोलते हैं। बड़ी गेज यानी कि मीटर गेज बोलते हैं इसे, मीटर गेज भी कह लेते हैं या बड़ी लाइन भी बोल लेते हैं। ठीक है, देखिए हर एक देश में अलग अलग रहता है, ऐसा नहीं कि ये 1676 mm हर एक देश में होगा। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में स्पीड के अनुसार मीटर गेज तय होता है। देखिए अगर वहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रेन दौड़ती है तो उसके लिए मीटर गेज कम रहता है। और अगर 100 किलोमीटर से ऊपर का जो भी रेल गाड़ियाँ हैं, जो भी ट्रेन्स हैं, अगर वो दौड़ती हैं तो उसके लिए मीटर गेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो हमारे देश में ये जो है 1676 बड़ी लाइन के लिए है मीटर गेज। ठीक है ना। तो ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई जो है 1676 है। फिलहाल आप ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। हरिद्वार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या गोवा में। राइट आंसर देखेंगे फटाफट। देखिए राइट आंसर है हमारा सी, गुजरात में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है गुजरात में स्थित है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। देखिए अंकलेश्वर भारत के गुजरात राज्य के भरूच जिले में स्थित एक नगर है। ठीक है ना, अंकलेश्वर एक नगर है जो कि आपका गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये नक्शा है गुजरात का, जहाँ पे जो है अंकलेश्वर ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये कट जो है विकिपीडिया से ली गई है आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए। देखिए सोर्सेज काफ़ी लेता हूँ मैं, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम हो, और एक जेन्युइन ही चीज़ आपको दिखाने का प्रयास रहता है मेरा, कि जो अच्छी साइट्स हैं वहाँ से डेटा कलेक्ट करूँगा, या अच्छी बुक्स हैं उनसे डेटा कलेक्ट करूँगा, लेकिन आप तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाऊँगा, जिससे कि, और वही सटीक जानकारी आप तक पहुँचाने का मेरा प्रयास रहता है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन करके आए हल, और टारगेट अपना बिल्कुल 100 पे ही जाए। ठीक है ना, कोई फालतू नहीं, ऐसा मटेरियल नहीं जिससे कि आपका टाइम बर्बाद हो। ठीक, क्योंकि टाइम की हमें बहुत बचत करनी है, समय बहुमूल्य है, इसका हमेशा सदुपयोग करना है, ये हमेशा ही मैं कहता हूँ। देखिए ये कहाँ पे है, गुजरात के जिला भरूच ज़िले में है, गुजरात में है। कुल जनसंख्या यहाँ की 1,40,839 है 2011 की जनगणना के अनुसार। भाषा यहाँ गुजराती है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है, तो ये गुजरात में है। बात हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन ये कुछ जानकारी आपको, कुछ मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बता दिए। ठीक है ना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें, लेकिन ये आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने ये थोड़ी इस पर मेहनत करके आप तक मैं जानकारी लाया। ठीक है, तो एक लाइक तो लगा ही दीजिएगा इस जानकारी के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
देखिए भारत लौह अयस्क का सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है? भारत लौह अयस्क का अधिक निर्यात किस देश को करता है? ब्राज़ील को, अमेरिका को, मिस्र को या जापान को? तो देखिए लौह अयस्क यानी कि कच्चा माल रहता है, जिसका सबसे ज़्यादा निर्यात हमें बताना है वो किस देश के लिए भारत द्वारा किया जाता है। तो ब्राज़ील, अमेरिका, मिस्र, जापान, ये चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। तो राइट आंसर है जापान को। देखिए भारत लौह अयस्क सबसे ज़्यादा जो है निर्यात जो है करता है जापान के लिए, ठीक है ना। देखिए बात करेंगे लौह अयस्क की, तो देखिए लौह अयस्क के छर्रों के इस ढेर का उपयोग इस्पात के उत्पादन में किया जाता है। देखिए ये कच्चा माल है, बिल्कुल यहाँ पड़ा हुआ है। एक इमेज मैंने इसीलिए आपके लिए दिखाने के लिए यहाँ पे डाली है कि आप समझें बात के लिए कि कच्चा माल होता कैसा है, लौह अयस्क दिखता कैसा है। तो ये बिल्कुल देखिए बजरी रेता की तरह ही है, रेते की तरह है यहाँ पे। तो ये आपको दिखता होगा रेते की तरह लग रहा है, ये कच्चा माल है और इससे बन के इस्पात, लोहा, ये सब तैयार हो जाएगा। वो अपने अनुसार ढाल लेंगे सांचे में इसे, ठीक है ना। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न आया आपकी स्क्रीन पे, भारत में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भारत में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है, केरल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर देखिए फटाफट, राइट आंसर है केरल में। देखिए भारत में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका केरल है, केरल में स्थित है। और कुछ इसके पॉइंट्स देखिए जिससे कि आपको अच्छे से पता लगे। देखिए साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान दक्षिणी भारत के केरल राज्य के पालक्काड़ जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि नीलगिरी पर्वत में है, नीलगिरी पर्वत में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मात्रा में जूट का उत्पादक देश है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मात्रा में जूट का उत्पादक देश है? देखिए जूट का उत्पादक हमें बताना है यहाँ पे कि किसके द्वारा सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जा रहा है, नेपाल, भारत, चीन या बांग्लादेश। तो देखिए राइट आंसर है हमारा भारत। भारत जो है जूट का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादक देश है। देखिए ये इमेज विकिपीडिया से उठाई गई है जहाँ पे जो है बताया गया है कि कौन सा देश कितना कितना उत्पादन कर रहा है। देखिए भारत सबसे टॉप पे है और जो उत्पादन है यहाँ पे टन में दिया गया है। और टन के लिए देखिए आप देखिए यहाँ पे खुद स्वयं काउंटिंग करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 19,60,380 टन उत्पादन जो है भारत द्वारा किया जाता है। दूसरे नंबर है बांग्लादेश, फिर चीन आ रहा है, फिर उज्बेकिस्तान आ रहा है, फिर नेपाल आ रहा है, वियतनाम, म्यांमार, जिम्बाब्वे, थाईलैंड और मिस्र, ये सब टॉप 10 में हैं, ठीक। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए डोडो एक लुप्तप्राय पक्षी है, ये पक्षी किस देश में पाया जाता है? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी कुछ इसमें आपको जानकारी भी मिलेगी और काफ़ी कुछ आप इस पे सोचने पे भी मजबूर हो जाएंगे इस प्रश्न को देख के। और मैं आपके दिमाग में इस प्रश्न को ऐसे बैठा दूंगा कि डोडो जहाँ भी आपको नाम आएगा तो आप भूलेंगे नहीं इसको। देखिए डोडो एक लुप्तप्राय पक्षी है, ये पक्षी किस देश में पाया जाता है? न्यूजीलैंड, मॉरिशस, भारत, श्रीलंका। तो देखिए पहले तो इसका राइट आंसर चेक करें। राइट आंसर है इसका मॉरिशस। देखिए मॉरिशस जो है लुप्तप्राय जो डोडो पक्षी है मॉरिशस में पाया जाता था, वो मॉरिशस में सर्वाधिक मात्रा में डोडो पाया जाता था, लेकिन डोडो अब जो है विलुप्त हो चुका है। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ ये जानिए इस पॉइंट्स के थ्रू। देखिए डोडो एक ऐसा पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था। ये पक्षी के पर तो होते थे लेकिन ये उड़ नहीं पाता था। और बात करें 17वीं सदी के अंत की तो ये पक्षी मानव द्वारा अत्यधिक शिकार किए जाने के कारण विलुप्त हो गया।
देखिए 17वीं सदी के अंत तक ये पक्षी मानव द्वारा अधिक मात्रा में इसका शिकार किया जाता था। देखिए इसकी प्रजाति कबूतर और पाखथा के परिवार से संबंधित थी, यानी कि कुछ कुछ ये मुर्गे की तरह था, चिकन की तरह। तो आदमी इसका मीट जो है, मानव इसका मीट ज़्यादा खाता था, तो मांस के रूप में इसे ज़्यादा इस्तेमाल करता था। तो और चूँकि पक्षी काफ़ी सीधा था, उड़ नहीं सकता था और भागने में भी इसे समस्या रहती थी, तो आसानी से ये पकड़ में आ जाता था। और दूसरी चीज़, इधर उधर ये आसानी से उपलब्ध भी था, फ्री में मिल जाता था, जिससे कि आदमी मानव जो है आराम से इसे अपना शिकार बना लेता था। तो और बात करें इस डोडो शब्द की, तो डोडो शब्द भी ऐसा दिया कि कुछ आप देखिए इसका क्या बोलते हैं उच्चारण ही। डोडो शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द के डोडो से हुई, जिसका अर्थ है मूर्ख या बावला। अब बताइए, इतना सीधा पक्षी डोडो, उसका नाम मूर्ख रख दिया, मूर्ख यानी कि बावला, इसीलिए वो विलुप्त हो गया। डोडो एक पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था। 17वीं सदी के अंत तक ये पक्षी मानव द्वारा अत्यधिक शिकार के कारण ये विलुप्त हो गया। ये पक्षी कबूतर और पाखथा के परिवार से संबंधित था। डोडो शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द डोडो से हुई है, जिसका अर्थ है मूर्ख या बावला। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। जहाँ भी आपको डोडो दिखाई देगा तो आप समझ जाना कि ये जो है लुप्तप्राय पक्षी था। कहाँ का था? मॉरिशस का था। देखिए एक जनगणना पे मैंने वीडियो बनाई है, जो पशु जनगणना 2019 की हुई थी, वो वीडियो मैंने बनाई है अभी जो है फरवरी 2020 में ही, शायद मार्च 2020 में मैंने अपलोड की है, वो आप देखिएगा। उसमें बताया गया है जनगणना से संबंधित, पशु जनगणना से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें देखिए एक गधा जो है एक ज़माने में काफ़ी यूज हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा मनुष्य उसे अपने पास रखता था, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा कमाई का जरिया भी था, और बोझा ढोने के कारण उसका नाम ही गधा रख दिया। तो अब वो जो है लुप्त होने के श्रेणी में उसे पाया जा रहा है कि उसकी संख्या जो है गधे की दिन ब दिन गिरती जा रही है। ये सोचने वाली बात है। तो वो आंकड़े जो हैं चौंकाने वाले हैं। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नीचे, उसे आप एक बार देखिएगा। वहाँ पे सभी पशु जनगणना से संबंधित आंकड़े हैं, आप चाहें तो उसको भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक जो है आपका पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। तो देखिए आज के प्रश्न हमारे इतने ही थे, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए वीडियो में अच्छे लेवल के प्रश्नों का समावेश किया गया था। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। आगे आने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं और चैनल को कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं ऐसे डालूंगा आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी ये जानकारी मिल सके। कोई भी एग्ज़ाम हो क्रैक करके दिखाना है, हौसला अपना हाई रखें, क्योंकि डिस्चार्ज ना रहें, हमेशा चार्ज रहें, अपनी एनर्जी बनाए रखें और एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक करना है। नॉलेज लेते रहें, सोर्स चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, नॉलेज ज़रूर लेनी चाहिए। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो समय बहुमूल्य है, सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।